नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। हमने जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमारा टॉपिक था आधुनिक चीन, जिसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोगों को वीडियो से कुछ न कुछ हेल्प हो रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। माओ त्से का जो विश्व प्रसिद्ध महाप्रस्थान था, जिसको लॉन्ग मार्च बोला जाता है, वो किस स्थान से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त हुआ? तो ये स्टार्ट होता है आपका कियांगसी या जियांगसी से, और समाप्त होता है सैनसी तक। यानी ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। और इधर आपको देख सकते हैं, यहाँ जियांगसी है और ये पूरा का पूरा आपका जो रूट है वो दिया गया है, और ये रूट होता 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 आपका पहुंचेगा भी सैनसी तक। तो यानी कियांगसी या जियांगसी से लेकर सैनसी तक। और ये स्टार्ट होता है आपका 16 अक्टूबर 1934 को, और समाप्त होता है ये 20 अक्टूबर 1935 को। और टोटल जो दिन है वो लगते हैं 368 डेज, और लगभग 6000 मील की इसमें दूरी तय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32। जापान के विरुद्ध चीन की 8वीं सेना के साथ काम करते हुए भारत का कौन सा जो डॉक्टर है वो शहीद हो जाते हैं? वो हो जाते हैं डॉक्टर कोटनिस। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 आपका दिया गया कि माओ ने अपने राजनीतिक विचारों की व्याख्या अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक है नवीन लोकशाही में की है। वो बिल्कुल ठीक है। यह पुस्तिका 15 जनवरी 1941 के चीनी संस्कृति नामक पत्रिका के अंक में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन 1 और 2 वो दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 34। 1949 में चियांग काई शेक द्वारा त्यागपत्र देने के बाद चीन का जो राष्ट्रपति है वो कौन बनता है? वो बनते हैं माओ त्से तुंग। और चियांग काई शेक है वो ताइवान भाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। माओ त्से के संबंध में सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन आपने बताना है। तो स्टेटमेंट 1 आपकी दी गई कि ये पूंजीवाद के समर्थक थे। तो ये पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे, ये थे साम्यवाद के। यानी जो कथन 1 है वो आपका सत्य नहीं है। इसके अलावा इनका जन्म चीन के हुनान प्रांत में हुआ था। ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने साम्यवादी दल को किसानों तथा मजदूरों का दल बनाया। ये बिल्कुल ठीक है। लाल सेना के नाम से इन्होंने साम्यवादियों की एक शक्तिशाली सेना का गठन किया था। ये बिल्कुल ठीक है। यानी माओ त्से तुंग की जो सेना है उसका नाम था लाल सेना, और जो नीली कुर्ती वाली सेना थी वो थी चियांग काई शेक की। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादियों ने पेकिंग में लोक गणराज्य की घोषणा की थी। ये बिल्कुल ठीक है। सोवियत संघ चीन की नई सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश था। ये भी बिल्कुल ठीक है। लंबे समय तक अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को पहले मान्यता नहीं दी थी। तो ये भी ठीक है। 1950 में साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया गया। तो ये आपका कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि 1950 में नहीं, इसको 1971 में 26 अक्टूबर 1971 को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 2 3 है जो इन स्टेटमेंट 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। sun यat सेन के लोकहित सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है सन मिन चुई, या फिर आपका श्यान मिन चुई, या चू। तो यानी श्यान मिन चू या श्यान मिन चुई या सन मिन चुई, इन सिद्धांतों को इन्हीं नामों से जाना जाता है। और ये जो 3 सिद्धांत ये थे राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र और समाजवाद। इसके अलावा राष्ट्रवाद की जगह राष्ट्रीयता भी आ सकता है, और प्रजातंत्र की जगह गणतंत्र भी।
अर्थ इनका एक ही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन इन चार बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया था? तो ये किया था sun यat-sen ने। 39, 1937 में हुए चीनी जापान युद्ध में चीन से हारने के बाद चियांग काई शेक ने नई राजधानी किसको बनाया था? तो ये बनाया था चुंगकिंग को। चुंगकिंग है जो उसको नई राजधानी बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 40, नॉन किंग संधि के प्रावधान में सही नहीं है। जो नॉन किंग की संधि होती है उसके प्रावधान कुछ दिए गए हैं, उसमें से आपने बताना है कि कौन से सही नहीं है। ऑप्शन 1 आपका दिया गया, चीन ने 5 बंदरगाह यूरोपीय देशों के व्यापार व निवास के लिए खोल दिए थे। तो ये बिल्कुल ठीक है। और जो 5 बंदरगाह है वो कौन कौन से थे? वो थे कैंटन, अमोय, फुचाऊ, निगप्पो और लास्ट था आपका संघाई। ये 5 बंदरगाह है वो व्यापार के लिए और निवास के लिए खोल दिए जाते हैं। इसके अलावा जो हांगकांग है वो सदा के लिए किसको दे दिया जाता है? इंग्लैंड को। तो ये भी ठीक है। समानता का स्तर कायम हुआ, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेजों के साथ चीन का जो भी व्यवहार होगा वो पहले रिक्वेस्ट बेस पे होता था, लेकिन अब बिल्कुल समानता के स्तर पे उनसे जो पत्राचार या जो व्यवहार होगा वो समानता के स्तर पे होगा। और ऑप्शन नंबर 4 जो आपका दिया गया है कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में चीन ने फ्रांस को 2 करोड़ 10 लाख डॉलर दिए। तो 2 करोड़ 10 लाख डॉलर दिए थे, लेकिन फ्रांस को नहीं, ब्रिटेन को दिए। तो ऑप्शन 4 है वो सही नहीं है, यानी आंसर आपका नंबर 4 हो जाएगा। इसके अलावा आप ये मैप देख सकते हैं जिसमें जो ट्रीटी होती है आपकी, जो प्रथम अफीम युद्ध और सेकंड अफीम युद्ध के दौरान होती है और कौन कौन से बंदरगाह उनको दी जाती है वो आपको देख सकते हैं। जो रेड से आपको दिखाए गए हैं वो प्रथम अफीम युद्ध के बाद दिए जाते हैं। जो अभी हमने बात की कि 5 बंदरगाह दी जाती है, कैंटन, अमोय, फुचाऊ, निगप्पो और संघाई। ये 5 जो बंदरगाहें हैं वो प्रथम अफीम युद्ध के बाद ब्रिटेन को दिए जाते हैं, या यूरोपीय देशों के लिए ये पांचों बंदरगाहें खोल दी जाती है। जो बाकी जो ब्लू कलर से है वो सेकंड अफीम युद्ध के बाद वो बंदरगाहें यूरोपियों के लिए खोली जाती है। तो आप मैप को भी एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, टिंटसिन की जो संधि है उसके प्रावधानों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो टिंटसिन की संधि है वो सेकंड अफीम युद्ध से जुड़ी हुई है, यानी सेकंड अफीम युद्ध से संबंधित है। इसके प्रावधानों को हम देखते हैं कि चीन ने 15 जो बंदरगाह है वो यूरोपीय देशों के व्यापार व निवास के लिए खोल दिए। तो ये 15 नहीं थे, ये थे 11 बंदरगाह। तो ऑप्शन 1 है जो आपका वो असत्य कथन हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं अफीम व्यापार को वैध कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। धर्म प्रचारकों की यथासंभव रक्षा की जाएगी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और पश्चिमी देशों के राजदूत अब पीकिंग में रह सकते थे। तो ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन 1 है वो असत्य कथन था। क्वेश्चन नंबर 42, चीन में नॉन किंग की संधि का क्या महत्व है? तो नॉन किंग की संधि के द्वारा जो प्रथम अफीम युद्ध है उसकी समाप्ति होती है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 4 मई का आंदोलन चीन में कहां से शुरू हुआ था? तो 4 मई का आंदोलन जो है वो 4 मई 1919 को स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होता है ये पेकिंग से, यानी सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और जो इस 4 मई वाले आंदोलन का जो कारण है वो बनता है शांतुंग प्रदेश, क्योंकि जो शांतुंग प्रदेश है वो जापान को दे दिया गया था। जो चीन ने शांतुंग प्रदेश किसको दे दिया था? जापान को। तो इसी का विरोध करने के लिए जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो आंदोलन करते हैं। उसको हम 4 मई का आंदोलन बोलते हैं, क्योंकि 4 मई 1919 को स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, बॉक्सर विद्रोह किस अवधि में हुआ था? तो बॉक्सर विद्रोह हुआ था आपका 1899 से 1901। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
चियांग काई शेक ने चीन की डेस्टिनी तथा चाइनीज इकोनॉमिक थियोरी नामक पुस्तकें लिखी थी। तो बिल्कुल ठीक है, चियांग काई शेक ने कौन सी बुक लिखी है? चीन की डेस्टिनी तथा चाइनीज इकोनॉमी थ्योरी। स्टेटमेंट 2 दी गई है कि चियांग काई शेक ने चीन में नवजीवन आंदोलन का सूत्रपात किया। ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट दी गई, इस आंदोलन का उद्देश्य चीन के प्राचीन जो आदर्श है उनके प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न करना था। तो ये भी ठीक है, यानी 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 46, चीन में साम्यवाद के उदय का क्या कारण था? तो चीन में जो साम्यवाद है उसके उदय के कारण थे, ऑप्शन 1 आपका स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि रूसी क्रांति का प्रभाव और विकास। ये बिल्कुल ठीक है। चीन का आर्थिक विकास, ये भी ठीक है। शिक्षा का प्रसार, ये भी ठीक है। कोमिंगतांग दल के प्रति जनता में असंतोष, ये भी ठीक है। यानी इन सभी की वजह से जो साम्यवादी पार्टियां साम्यवाद है, वो चीन में साम्यवाद का उदय होता है। तो 1, 2, 3, 4 है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, माओ से तुंग किससे प्रभावित था? तो जो माओ से तुंग है वो कॉन्ग यूई इससे भी प्रभावित थे, वांग से भी और लियांग से भी, यानी उपरोक्त सभी से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 48, चीन को कितने अफीम युद्धों का सामना करना पड़ा? तो चीन को 2 अफीम युद्धों का सामना करना पड़ा। जो प्रथम अफीम युद्ध होता है वो होता है 1839 से 42 के बीच, और जो दूसरा है जो वो अफीम युद्ध होता है 1856 से 60 तक। क्वेश्चन नंबर 49, चीन के सोते हुए राक्षस को उठाना मत वरना वह दुनिया की नींद उड़ा देगा। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन था नेपोलियन बोनापार्ट का। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस देश ने चीन में मुक्त द्वार नीति को प्रारंभ किया था? तो ये किया था अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 51, माओ से तुंग के जो ऐतिहासिक महाअभियान की अवधि या महाप्रस्थान, तो इसकी अवधि क्या है? 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935 तक ये महाप्रस्थान चलता है। और लगभग कितने दिन लगते हैं इसमें? 368 दिन तक ये प्रस्थान होता है। और इसमें लगभग 6000 मील की दूरी तय की जाती है। और ये चलता है जियांगसी, जो चाइना के 2 प्रांत है, जियांगसी या कियांगसी, और कियांगसी से शैनसी तक। क्वेश्चन नंबर 52, कोहोंग या कोहांग के संबंध में सत्य कथन है। तो जो कोहांग था वो चीनी व्यापारियों का एक संघ था। बिल्कुल ठीक है। इसे चीनी सम्राट ने 1752 में नियुक्त किया था। ये भी ठीक है। यह विदेशियों के साथ व्यापार करने वाला प्रतिनिधि या सम्राट का एक एजेंट होता था। ये भी बिल्कुल ठीक है। 1842 में नॉन किंग की संधि द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है वो आपके सारे के सारे सत्य कथन है। तो ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादियों ने चीन में जनवादी जो गणतंत्र सरकार है उसकी स्थापना कब की थी? ये स्थापना कर देते हैं 1 अक्टूबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 54, महाप्रस्थान पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 90,000 साम्यवादी सैनिकों ने क्यांगसी से प्रस्थान किया था। ये बिल्कुल ठीक है। इसमें कुल 6000 मील की यात्रा की गई। ये भी ठीक है। यात्रा 1 वर्ष में पूरी हुई जिसमें सेना ने 100 दिनों तक विश्राम किया। और 1 वर्ष लगभग 1 वर्ष यानी 368 दिन में ये यात्रा पूरी हुई थी, और जिसमें बीच में 100 दिनों तक इन्होंने विश्राम किया। और 90,000 जो चले थे इसमें से 20,000 व्यक्ति ही येनान तक पहुंचने में सफल रहे। तो ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। और साइड में जो है वो जो महाप्रस्थान है उसका दिखाया गया है कि कहाँ से शुरू होता है, जियांगसी या कियांगसी से शुरू होकर सैनसी तक ये जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किन देशों ने 1943 में चियांग काई शेक के साथ संधि कर चीन में एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की पद्धति का अंत कर चीन को राजनीतिक दृष्टि से पश्चिमी देशों को समकक्ष मान्यता प्रदान करती थी? तो ये प्रदान करती थी अमेरिका तथा ब्रिटेन ने। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ जो हमारा टॉपिक था आधुनिक चीन वो समाप्त होता है। इसको हमने 2 पार्ट में समाप्त किया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है।
थैंक यू।